जी, तो ये आपकी स्क्रीन पे जो है वो शो हो रहा है आरएफ जो है रिटार्डेशन फैक्टर। इसको हमने जो है वो कल डिस्कस नहीं किया था, मैंने सिर्फ कल आपको ये बताया था, हमने सिर्फ प्रैक्टिकल बात की थी, ज़ुबानी बात की थी। वो हमने ये बात की थी कि हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी को कैसे परफॉर्म किया है। तो मैंने कहा था कि हमने एक जार लेना है, बर्तन लेना है शीशे का बना हुआ, उसको टैंक बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफिक टैंक बोलते हैं। उसके अंदर जो भी आपने सॉल्वेंट यूज करना है उसको क्या करना है, डाल देना। ठीक है, उस सॉल्वेंट को डाल देना है। और साथ जो है वो ये है कि आपने जब सॉल्वेंट डालना है तो साथ ही फिल्टर पेपर को लेना है। उस फिल्टर पेपर का नाम क्या बताया था, वॉटमैन क्रोमेटोग्राफी या फिल्टर पेपर नंबर 1। उसको आपने यूज करना है और उसको आपने काट के तो उस जो है टैंक के अंदर क्या कर देना, उसको आपने नीचे जैसे किसी चीज में कोई चीज हैंग करते हैं तो वैसे आपने उसको हैंग कर देना। वो उसके अंदर जो है वो डिप हुआ होगा। जब वो डिप हुआ होगा तो जो सॉल्वेंट आपने नीचे यूज़ किया वो खुद ब खुद जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, और फिर हम ऊपर उस पर स्पॉट्स लगा देंगे। और स्पॉट्स लगाने के बाद जो है हमें पता चल जाएगा, अगर हम किसी इंक को सेपरेट करें या कोई हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, अमाइनो एसिड्स हैं, तो वो अपने कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग उस क्रोमेटोग्राफिक पेपर के ऊपर अटैच होते जाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ तक सारी बातें की थी और मैंने आपको कहा था कि पेपर जो क्रोमेटोग्राफी है उसके उसको परफॉर्म करने की 3 टाइप्स हैं। एक असेंडिंग, जी बच्चे, तो मैं कह रही थी कि हमने क्या करना है, क्रोमेटोग्राफी करनी है। और उसको करने का जो हमने मेथड किया था वो असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी था। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी ये थी कि हमने ये देखा था कि जो सॉल्वेंट था वो ट्रेवल कर रहा था, नीचे से ऊपर जा रहा था। ठीक है, और डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है वो क्या करता है, ऊपर से नीचे जाता है। ठीक है, और हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि हमने असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी को ही पढ़ा था, और असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी को पढ़ते हुए हमने डिफरेंट जो मिक्सचर्स हैं उनको क्या किया था, सेपरेट। अब बात आ गई थी आर एफ की। आर एफ जो है उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। आर स्टैंड फॉर रिटार्डेशन एंड एफ स्टैंड फॉर फैक्टर। अब ये रिटार्डेशन फैक्टर जो है ना बताइए, शॉर्ट क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिटार्डेशन फैक्टर। ठीक है, तो कहते हैं कि रिटार्डेशन फैक्टर बेसिकली क्या है, हमने ये देखना है कि सॉल्वेंट ने कितना फासला तय किया है, और फिर हमने ये देखना है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स ने कितना फासला तय किया है। उस हमने फासले को देखना है, उस हमने डिस्टेंस को देखना है। और डिस्टेंस को हमने ऐसे देखना है कि हम हमारे पास जो टैंक है उसके अंदर फिल्टर पेपर हमने लगाया हुआ है, तो मटेरियल उसके अंदर क्या होते जाएंगे, ट्रेवल, जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। अगर हम इंक्स की बात करें तो इंक भी अपने कलर के अकॉर्डिंग, अपनी अफिनिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाएगी। और मैंने आपको ये भी कहा कि बच्चों जो कंपोनेंट सेपरेट होते हैं वो अपनी अफिनिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट होते हैं, कि आपके कंपोनेंट की अफिनिटी अगर मोबाइल फेज में ज़्यादा है तो कंपोनेंट वहाँ पर जाके अटैच हो जाएंगे, अगर उनकी अफिनिटी जो है वो स्टेशनरी फेज में ज़्यादा है तो वहाँ पर जाके अटैच हो जाएंगे। तो कहते हैं आर एफ जो है बेसिकली हमने दो चीज़ों को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। कौन सी चीज़ है, एक जो कंपोनेंट जो सॉल्वेंट जो फिल्टर पेपर में ऊपर जिसने ट्रेवल किया है, जो डिस्टेंस होगा उसको हमने क्या रखना है, ऊपर रखना है। और जो डिस्टेंस सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया है नीचे से लेके ऊपर तक, वो जो डिस्टेंस है वो फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होना। हाँ, लेकिन जो ऊपर वाला डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, ये क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। जब ये कंपोनेंट्स का डिस्टेंस चेंज होता जाएगा तो इससे हर मटेरियल की जो आर एफ वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी। ठीक है, मतलब अगर ब्लू इंक है तो जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चे वो डिफरेंट होगा, अगर कोई ब्लैक इंक है उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिफरेंट होगा। तो हम हर मटेरियल को उसकी आर एफ वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो कहते हैं आर एफ क्या है, इट इज द रेशो, किसकी रेशो है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। सॉल्वेंट फ्रंट क्या है, जो सॉल्वेंट ने फासला तय किया है, जो सॉल्वेंट हमने यूज किया था, जितना उसने सॉल्वेंट ने फासला तय किया वो सॉल्वेंट फ्रंट है। तो कहते हैं
इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया है तो जो चीज़ हमारे पास एक नई आई है वो क्या कहलाएगी, आर एफ कहलाएगी, रिटार्डेशन फैक्टर कहलाएगी। और उसने कहा कि ये जो रिटार्डेशन फैक्टर है इट हैज़ नो यूनिट बिकॉज एज इट इज़ द रेशियो बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज़। हमने दो डिस्टेंस के दरमियान क्या ली है, रेशियो ली है। जब हमने दो सेम चीज़ों के दरमियान ली है तो कहता है कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या, इसकी वैल्यू तो आएगी लेकिन इसका जो यूनिट है वो नहीं होगा। तो आज जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर क्रोमेटोग्राफी से बनता है वो एक तो बनता है व्हाट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो कल हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है बच्चे, 1 मिनट। और उसके बाद जो हमारे पास बनता है, अब अपने क्वेश्चन को अभी रखें, अभी आपको जो है ना वो मौका देती हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है हमने ये देखा था कि रिटार्डेशन फैक्टर क्या है। रिटार्डेशन फैक्टर हमने कहा कि एक रेशो है किस किस के दरमियान, जो क्या कहते हैं, मटेरियल ने, जो कंपोनेंट ने जो फासला तय किया था उसने, और जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो जब नीचे से ऊपर जाएगा उसने जो फासला तय किया है उसको हमने क्या करना है, क्या कहना है, सॉल्वेंट फ्रंट कहना। ठीक है, तो सॉल्वेंट फ्रंट जो है इसकी डेफिनेशन आ जाती है व्हाट इज सॉल्वेंट फ्रंट। तो आपने बताना है कि दो चीज़ों की जो रेशो होती है हम उसको सॉल्वेंट फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, और सॉल्वेंट फ्रंट जो है उसको कहते हैं वाई, सॉरी जो है आर एफ बोलते हैं इसको, रिटार्डेशन फैक्टर। तो कहता है कि अब एक क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई आर एफ वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। कहता है कि आर एफ की वैल्यू 1 से कम ही क्यों आती है, क्यों कम आती है। अब इसका आंसर आपने ध्यान से सुनना है। अब देखें बच्चे, हमेशा जो सॉल्वेंट ने फासला तय किया होना है वो ज्यादा होना है हमेशा, क्योंकि सॉल्वेंट तो एक अकेला सॉल्वेंट है, जो उसने फासला तय किया है वो डिफरेंट होगा। तो कहता है कि जो है हमारे पास आर एफ वैल्यू, उसमें जो एज द सॉल्वेंट राइजेस हायर देन एनी कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर, therefore a great value is in denominator, as a result the ratio of rf value is less than unity या 1। ठीक है, क्योंकि जो सॉल्वेंट फ्रंट ने फासला तय करना है वो हमेशा क्या होगा, कंपोनेंट के फासले से ज्यादा होगा। जब कंपोनेंट के फासले से ज्यादा होगा तो हम उसको कहाँ पर रख रहे हैं, डिनोमिनेटर में रख रहे हैं। जब डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी आएगी, ऊपर वैल्यू कम आएगी, तो आंसर 1 से कम आएगा। ठीक है, तो ये वजह है कि आर एफ की वैल्यू लेस देन 1 होगी। बिल्कुल वैसे जब हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था तो हमने कहा था किसी एस गैस का जो मोल है उसकी जो मोल फ्रैक्शन आएगी वो 1 से कम होगी, लेकिन जब सारे गैसेस की मोल फ्रैक्शन को ऐड किया जाएगा तो आंसर 1 आएगा। तो आर एफ का भी बिल्कुल यही केस है। और अगर असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात कर ली जाए तो कहता है को क्या होता है इसमें, इन दिस मेथड सॉल्वेंट इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ वेसल, अ पेपर इज सस्पेंडेड इन इट, द सॉल्वेंट मूव्स अपवर्ड बाय द कैपिलरी एक्शन। अब ये कैपिलरी एक्शन क्या है, जो पेपर जो कागज बना होता है जिस फोर्स से जो मॉलिक्यूल जो हैं वो ट्रेवल करते हैं, जो फोर्स उसके अंदर होती है वो कैपिलरी एक्शन कहलाती है। मतलब जिस फोर्स से एटम्स जो हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं पेपर के अंदर, वो जो फोर्स है वो क्या कहला रही है, कैपिलरी एक्शन कहला रही है वाटर का। ठीक है, मतलब जो पेपर है उसके अंदर। तो हमने जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली सबसे पहली जो डेफिनेशन है हमारी वो पेपर क्रोमेटोग्राफी की है, जो कल डिस्कस की थी। उसको एक दफा फिर देख लेते हैं जी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी को कल हमने डिस्कस किया था कि ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है, क्योंकि इसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड होता है और जो मोबाइल फेज है वो भी बेसिकली लिक्विड ही होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्टेशनरी फेज की। हमने कल कहा था भाई स्टेशनरी फेज हमारा क्या है, H2O है, और जो हमारा मोबाइल फेज है वो कोई भी लिक्विड हो सकता है, ऑर्गेनिक लिक्विड। और दोनों जो सॉल्वेंट है ये आपस में हल नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पेपर क्रोमेटोग्राफी, आज जो क्रोमेटोग्राफी की जितनी स्लाइड्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, और मैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की जो डेफिनेशन है वो पीछे कर ली। ये आर एफ की जो डेफिनेशन है ये हो गई। अगर कोई पूछ ले कि आर एफ की वैल्यू 1 से कम क्यों होती है, तो क्योंकि जो सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होता है वो ज़्यादा होता है, और जो कंपोनेंट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होता है वो हमेशा कम होता है। और असेंडिंग में क्या होता है कि जो मिक्सर है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं क्या कर रहे हैं, असेंड कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, और अब ऐसा है बच्चों के अगर हम बात कर लें क्रोमेटोग्राफी के यूजेस की, कि क्रोमेटोग्राफी जो है वो कहाँ कहाँ पर यूज हो रही है, तो इसके यूजेस देख लें, उसके बाद एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखना है। कहता है कि जो क्रोमेटोग्राफी के यूजेस है ना, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। कहता है द टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी are very useful in organic synthesis for
प्रिपरेशन, आइसोलेशन होता है सेपरेट करना, एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। कोई कंपोनेंट है, हमने डिफरेंट कंपोनेंट को साइड पे करना है या डिफरेंट कंपोनेंट के मिक्सर से निकालना है कौन सा कंपोनेंट कौन सा था, तो उसके लिए हमने क्या किया है, क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया। फिर कहते हैं ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो है उस स्टडी के लिए इस्तेमाल होती है। अब देखिए क्वांटिटेटिव को आपको पता है कि वो मिकदार बता रहा है, जैसे आर एफ वैल्यू है, तो आर एफ वैल्यू मिकदार बता रही है ना कि इतनी जो है वो इतना फैक्टर आएगा, और क्वालिटेटिव ये बताएगा कि अगर हमारे पास कैरोटीन है तो कौन कौन सी है, या हमारे पास इंक है तो कौन कौन सी है। तो कहता है कि ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों को जो है वो बताएगा। उसके बाद कहता है दिस टेक्निक इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। हमने अगर डिफरेंट इंक्स हैं उनको सेपरेट करना है तो उसकी जो प्योरिटी है वो भी क्रोमेटोग्राफी से होगी। और इसका एक और यूज़ है फोरेंसिक साइंस में। आप डिफरेंट चीज़ों में देखते हैं कि फोरेंसिक बेसिकली ये होता है किसी का डीएनए कर लिया, किसी का फिंगरप्रिंट लिया, तो कहता है वहाँ पर जो है ये टेक्निक यूज़ होती है। क्रोमेटोग्राफी एक बहुत वास्ट टेक्निक है और ये बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है आजकल ना। मतलब हमने किसी का डीएनए टेस्ट किया है और उसको हमने डिटेक्ट करना है, या फिर हमने किसी का थंब एक्सप्रेशन से चेक करना है, या बहुत सी सैम्पलिंग होती है, ब्लड सैम्पलिंग होती है, तो कहता है वहाँ पर हम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है लास्ट जो पे जो आपकी बुक पे लिखा हुआ है, यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो बच्चे हैंड रेस अभी रुक जाएं, अभी मुझे एक क्वेश्चन कराने दें, फिर मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगी। अभी एक क्वेश्चन रह गया, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। वो कहता है कि उसने सवाल किया है इसी टॉपिक में से, कहता है यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ मिक्सर कंटेनिंग 3 इंक्स विद डिफरेंट कलर्स। हमारे पास मिक्सर है इंक्स का, और हर जो इंक है उसका जो कलर है वो डिफरेंट है। राइट डाउन द प्रोसीजर टू सेपरेट द मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब हमने जो कल से मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ इंक की, वही वाली कहता है कैसे सेपरेट होंगे, आपने जो प्रोसीजर है वो लिखना है। ये खैर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लें। कहता है जी हुजैफा असलम, आप जरा सुकून का सांस लें, ठीक है। अच्छा, कहता है इंक्स कैन बी सेपरेट बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। किस तरह से करना है सेपरेट, सबसे पहले इंक का मिक्सर बनाना है और कहाँ पर डाल देना है, जो क्रोमेटोग्राफी का टैंक था वहां पर डाल देना। ठीक है, जैसे हमने सॉल्वेंट को डाला था, द टैंक इज कवर्ड विद द लिड सो दैट द इनर स्पेस इज सैचुरेटेड विद सॉल्वेंट वेपर्स। ताकि जो है मिक्सर जो है वो बाहर ना जाए, इसलिए हमने टैंक को क्या कर दिया, थोड़ी देर के लिए ढांप दिया। फिर हमने क्या किया, वॉटमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1 जो कल हमने लिया था उसकी 20 सेंटीमीटर लेंथ में स्ट्रिप को क्या किया है, काट दिया, और वहां पर हमने a line draw कर दिया। line is draw with the help of thin pencil about 2.5 centimeter above one end of the paper. This is baseline। ये कल वाला सेम प्रोसीजर है, वही प्रोसीजर उसने रिपीट किया। ठीक है, फिर कहता है आपने जो इंक्स के ड्रॉप का मिक्सर था वो आपने उस लाइन पे क्या कर दिया, लगा दिया। ठीक है, उसके बाद कहता है आफ्टर ड्राइंग द स्पॉट द पेपर इज सस्पेंडेड इन द क्रोमेटोग्राफिक टैंक। फिर आपने उस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को उस सॉल्वेंट के अंदर क्या कर देना है, हैंग कर देना है आफ्टर ड्राइंग द स्पॉट। उसके बाद जब सारा सॉल्वेंट ऊपर जाएगा, आपने क्या कर लेना, उसको ड्राई कर लेना। आफ्टर ड्राइंग द स्पॉट द पेपर इज सस्पेंडेड इन द क्रोमेटोग्राफिक टैंक। अच्छा सॉरी, ये इस अभी वो हैंग करने की बात कर रहा है। जब हैंग कर लेगा सॉल्वेंट मूव हो जाएगा, व्हेन सॉल्वेंट हैज मूव 3/4 ऑफ द पेपर इट इज रिमूव फ्रॉम द टैंक। और फिर आपने उसको क्या कर लेना, जब उस पेपर के ऊपर आधा से ज्यादा लिक्विड ट्रेवल हो जाएगा तो आपने फिर क्या करना है, उसको उतारना है एंड मार्क विद द पेंसिल एंड पेपर इज ड्राई। और फिर उसको क्या करना है, ड्राई करना है। फिर स्पॉट्स को क्या करना है, सेपरेट कर लेना है। कैन बी सीन बाय द स्पॉट्स ऑफ सेपरेटेड इंक्स कैन बी सीन ऑन पेपर। ठीक है, उसके बाद कहता है फॉर ईच टाइप ऑफ इंक आर एफ वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। और हर टाइप की जो इंक है उसको उसकी जो वैल्यू है हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
हमें जो है वो डिफरेंट काइंड की जो इंक्स हैं उनको क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है आरएफ वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये था चैप्टर 2। इसके अंदर जितने शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो कर लिए हो गए हैं। एक ही क्वेश्चन बनता था, एक वो डायग्राम वाला क्वेश्चन है, उसका मतलब वो डायग्राम बना के समझाने वाला, तो वो खैर पेपर में भी नहीं आता, उसको प्रॉपर डायग्राम बना दो, आपने देखना है कि उस कौन से सैंपल में कौन कौन सी चीज़ है। तो